न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को, पर पहले डाल दें नजर आज की मुख्य हेडलाइंस। सूडान भेजे गए प्रवासियों को हिरासत में ही रखने का आदेश, अमेरिकी अदालत में ट्रंप प्रशासन के फैसले को रोका। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी, यूएन ने बोला भारत। रूस पर लगाए गए नए ब्रिटिश प्रतिबंधों के बाद बोले जेलेंस्की, धन्यवाद ब्रिटिश, सिर्फ दबाव ही करेगा काम। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कोर्ट ने मंगलवार देर रात आदेश दिया कि साउथ सूडान भेजे गए प्रवासियों को हिरासत में ही रखा जाए, क्योंकि वो साफ नहीं है कि उन्हें वहां भेजना कानूनी रूप से सही था या नहीं। यह आदेश मैसाचुसेट्स के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन ई मर्फी ने दिया, जिन्होंने बुधवार को इस मामले की आपात सुनवाई भी तय की है। जज ने फैसला तब सुनाया जब प्रवासियों के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि म्यांमार, वियतनाम और कुछ अन्य देशों से आए करीब 12 लोगों को मंगलवार सुबह साउथ सूडान भेज दिया गया। मामले में प्रवासियों के वकीलों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने एक मौजूदा अदालत आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति को उसके देश से अलग किसी अन्य देश भेजने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। वहीं एक मामले में म्यांमार से आए एक व्यक्ति को टेक्सास में अधिकारियों ने केवल अंग्रेजी में बताया कि उसे भेजा जा रहा है, जबकि वो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं समझता था। उसके वकीलों को उसकी फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही इसकी सूचना मिली। हालांकि एक महिला ने बताया कि उसका पति वियतनाम से और लगभग 10 अन्य लोग अफ्रीका भेज दिए गए हैं। बता दें कि साउथ सूडान 2011 में बना गया एक नया देश है, लेकिन तब से लगातार गृह युद्ध, हिंसा और मानवाधिकार हनन का शिकार हो रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि वहां फिर से पूर्ण युद्ध की स्थिति बनी रहे। मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि वहां मनमानी, हत्याएं, लापता करना, यौन हिंसा और सुरक्षा बलों द्वारा अमानवीय व्यवहार आम है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते हालात और नए खतरों को देखते हुए भारत लगातार अपनी रणनीति को आधुनिक बना रहा है। भारत के संयुक्त राष्ट्रों में स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने ये बात मंगलवार को यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस में कही। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा का संरक्षण, वैश्विक स्थिरता के लिए समुद्री सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मजबूत करना विषय पर आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने की। राजदूत हरीश ने कहा, भारत के पास लंबा समुद्री तट, मजबूत नौसैनिक ताकत और समुद्र समुदाय है। इस कारण भारत के एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति की भूमिका निभा रहा है। भारत की रणनीति पारंपरिक खतरों और गैर पारंपरिक खतरों, नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध मानव प्रवास, गैर कानूनी मछली पकड़ना या आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई है। भारत यूएन समुद्री कानून संधि के सिद्धांतों के अनुसार एक मुक्त, खुला और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। भारत समुद्री क्षमता निर्माण, समुद्री रणनीति, सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करने पर काम कर रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए नए प्रतिबंधों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इससे रूस पर शांति के लिए दबाव बनाने में मदद मिलेगी। जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय है कि सभी देश मिलकर रूस पर दबाव बनाएं। खासतौर से अमेरिका को भी और बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि युद्ध को रोका जा सके और स्थायी शांति स्थापित हो सके। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की। मैंने उन्हें नए ब्रिटिश प्रतिबंधों के लिए धन्यवाद दिया जो रूस पर शांति के लिए दबाव बनाते हैं। सिर्फ प्रतिबंध ही रूस को रुकने पर मजबूर कर सकती है। आज हमें ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन से कड़े प्रतिबंध देखने को मिले और अच्छा होगा अगर अमेरिका भी साथ दे। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूरोपीय देश आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं।
उन्होंने इन सबको एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया जो युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंध, ब्रिटेन ने 100 नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें रूस के बैंक, तेल कारोबार, हथियार सप्लाई और प्रचार तंत्र से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी अभी तक का सबसे बड़ा और 17वां प्रतिबंध पैकेज पास किया, जिसमें रूस की सेना को मिलने वाली तकनीक को पूरी तरह से काटने की कोशिश की गई। ब्रिटेन ने रूसी तेल ले जाने वाले छिपे हुए जहाजों के 18 और जहाजों पर भी रोक लगाई है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। बाइडेन के दफ्तर की तरफ से जारी हालिया बयान के मुताबिक बाइडेन को पिछले हफ्ते आक्रामक तरह के प्रोस्टेट कैंसर का पता चला, जो कि उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। वहीं अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि बीते सप्ताह से पहले आखिरी बार प्रोस्टेट कैंसर की जांच 2014 में हुई थी। इतना ही नहीं, बीते सप्ताह से पहले कभी उन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। बाइडेन के कार्यालय द्वारा जारी बयान में उनके 2014 के PSA ब्लड टेस्ट के नतीजे नहीं बताए गए हैं। बाइडेन के सहयोगियों ने उनके उपचार के बारे में जानकारी दी। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान भी उनके स्वास्थ्य की गहन जांच की गई थी और उस समय प्रोस्टेट कैंसर का संदेह भी जताया गया था। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया है। उन्होंने भी कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों ने व्हाइट हाउस में रहने के दौरान इस बीमारी को छुपाया। अप्रैल में व्हाइट हाउस के चिकित्सक द्वारा जब ट्रंप का सालाना शारीरिक परीक्षण किया गया था, तब PSA सामान्य बताया गया था। हालांकि अंतिम PSA परिणाम तब तक नहीं था। और अब देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी पर जानलेवा हमला हुआ है। हाफिज सईद के साथ मिलकर आतंकवाद संगठन लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना करने वाले हमजा पर लाहौर में कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई गई। 2 दिन पहले ही हाफिज के ही करीबी अबू सैफुल्लाह खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आधिकारिक स्रोत से हमजा पर हमले की पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम कुछ लोग हमजा को लाहौर के अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। उसके नाक, सिर और शरीर के कई अन्य जगहों से खून बह रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी गंभीर हालात को देखते हुए उसे सेना के बेस अस्पताल भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमजा पर हमला किया गया है। हालांकि ये भी दावा किया जा सकता है कि वो अपने घर में किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो और उसमें चींटे लग चुकी हो। घोषित आतंकी हाफिज सईद का करीबी नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड अपराधी है। अमेरिका ने उसे 2012 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला है। बताया जाता है कि हाफिज सईद कोई भी काम हमजा से पूछे बिना नहीं करता था। हमजा लश्कर के मुखौटा संगठन जमात-उद-दावा का भी प्रमुख था, जो मुख्य तौर पर लश्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग उगाने का काम करता है। वो आतंक के रास्ते पर चलने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश भी करता है। अब देखते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डेमोक्रेट सांसदों के बीच मंगलवार को ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति को लेकर तीखी बहस हुई है। इन मुद्दों में यूक्रेन रूस युद्ध, गाजा संकट, शरणार्थी नीति और दक्षिण अफ्रीका से श्वेत अप्रवासियों का आगमन शामिल रहा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इजराइल को गाजा में मानवीय सहायता फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन धमकी नहीं दे रहा। यूरोपीय देशों की तरफ से इजराइल पर लगाए गए प्रतिबंधों का अमेरिका समर्थन नहीं करता। हालांकि उन्होंने ये माना कि गाजा में आम नागरिकों की स्थिति गंभीर है और सहायता जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में सहायता बहाल होगी। रूबियो ने बताया कि यदि रूस ने युद्ध विराम के लिए ठोस प्रस्ताव नहीं दिया तो अमेरिका उस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल प्रतिबंधों की धमकी नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि वेटिकन नए चुने गए पोप लियो 14वें के नेतृत्व में संभावित वार्ताओं की मेजबानी कर सकता है। वाशिम जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत मालेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर मनकर्णा मोहन जाधव और अभिषेक गजानन ठाकरे को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। मेडशी बाईपास से पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,38,000 मूल्य का 11 किलो गांजा बरामद किया गया।
मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई एसपी अनुज तारे के निर्देश और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस ने ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। घटनास्थल पर पंचनामा कर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई और मालेगांव पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8C 20 के तहत अपराध क्रमांक 270/2025 दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, अपर पुलिस अधीक्षक लता फड एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नवदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक संतोष हिंगे, रवि साइवार, महिला उप निरीक्षक शिल्पा लोंडे तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों की टीम ने मिलकर अंजाम दी। वाशिम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी, जिससे जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। और अब अगली खबर, चंद्रपुर के बल्लारशाह स्थित मिलिंद वाइन शॉप पर नकली और जहरीली शराब बेचने के आरोप में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। 7 मार्च को की गई छापेमारी में जब्त शराब की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि शराब पूरी तरह नकली और मिलावटी थी। इसके बाद जिला कलेक्टर की सुनवाई के बाद मंगलवार को दुकान को बंद कर दिया गया। लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि नकली शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार के नियमों के अनुसार नकली शराब बेचने के मामले में लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है और इस केस में भी लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कार्रवाई आबकारी विभाग की सजगता और जनहित में त्वरित कदम का उदाहरण है, जिससे चंद्रपुर में अवैध शराब कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की नकली या जहरीली शराब के धंधे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। और अब अगली खबर, सोमवार दोपहर भंडारा जिले के लाखनी और लाखांदूर तहसीलों में आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई। चक्रवात जैसी स्थिति के चलते कई पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही और यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने घरों की टीन की छतें उड़ा दी और दुकानों का सामान उड़कर क्षतिग्रस्त हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। कटाई के बाद खेतों में रखी गई ग्रीष्मकालीन धान की फसलें भीगकर बर्बाद हो गई और परिपक्व खड़ी फसलें भी तेज हवाओं में गिर गई। सड़कों पर गिरे पेड़ों को स्थानीय नागरिकों और जेसीबी मशीनों की मदद से हटाकर यातायात कुछ ही समय में बहाल किया गया, लेकिन तब तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। तेज आंधी, गरजना, ओलावृष्टि और बारिश के इस अचानक कहर से किसानों के साथ आम नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन द्वारा अभी तक नुकसान का आकलन जारी है। और अब देखते हैं अगली खबर, वाशिम तहसील के झाकलवाड़ी गांव स्थित गट क्रमांक 136 की कृषि भूमि को लेकर फासे, पारधी, घिसाड़ी और मराठा समाज के किसानों ने प्रशासन से जोरदार अपील की कि ये जमीन किसी अन्य विभाग को न सौंपी जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे नागपुर में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के निवास के सामने अर्धनग्न आंदोलन करेंगे। किसानों ने जिलाधिकारी को दिए गए निवेदन में बताया कि ये जमीन पीढ़ियों से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन रही है। 2024 के खरीफ सीजन में भी उन्होंने जमीन पर फसल बोई और फसल बीमा योजना के तहत सभी आवश्यक दस्तावेजों को विभागों को सौंपे गए। उनका आरोप है कि इधर मागाज बहुजन कल्याण कार्यालय को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में राजस्व अधिकारियों ने अधूरी और भ्रामक जानकारी दी है। किसानों का कहना है कि बिना स्थल निरीक्षण के ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। जयनूर, हरिभाव चौहान, भारत सोलंकी और रमेश वाघ जैसे किसानों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता 1966 और उसके तहत 1970 के नियमों के अनुसार इस जमीन का उपयोग किया और फिलहाल वो भूमि उनके कब्जे में है, इसलिए इस जमीन को किसी अन्य विभाग को न सौंपकर उन्हें ही सौंपा जाए। इस निवेदन की प्रतियां उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार और इतर मागास कल्याण कार्यालय को भी सौंपी गई है। साथ ही किसानों ने बिगर सातबारा शेतकरी संगठन के अध्यक्ष भाई जगदीश कुमार इंगड़े से इस मामले में हस्तक्षेप कर सहयोग की मांग की है। प्रशासन के लिए यह मामला गंभीर चेतावनी के साथ सामने आया, जिसे हल्के में लेना जनाक्रोश को और भड़का सकता है। आज वाशिम येथे अनुसूचित जमातीपैकी फासेपारधी समाजाच्या लोकांनी ज्या काही झाकलवाडी परिसरात गट नंबर 136 मध्ये
बऱ्याच दिवसापासून शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेलं आहे। दरवर्षी त्या जमिनीवर ते मशागत करतात, पेरणी करतात आणि आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह चालवितात। म्हणजे अनुसूचित जमातीपैकी फासेपारधी हा भटका समाज आहे, परंतु गायरान जमिनीच्या प्रश्नामुळे ज्यांनी गायरान जे पडीत कृषक जमीन होती ती शेतीसाठी केली, कृषक केली आणि त्या जमिनीवरती त्याचा परिवाराचा उदरनिर्वाह ते भागवितात। दरवर्षीप्रमाणे सन 2025च्या खरीप हंगामामध्ये सुद्धा यांनी पेरणी केलेली होती। आमच्या संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्राम महसूल अधिकारी श्री व्ही.डी. नप्ते साहेब यांच्याकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचा आधार घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे पंचनामा करण्यासाठी कागदपत्र सादर केले 3ऱ्या महिन्यामध्ये आणि ते सादर केल्याच्या नंतर त्यांनी जमिनीचा पंचनामा, स्थळ निरीक्षण, प्रत्यक्ष मोका पाहणी करून अहवाल हा सन्मान्य जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणं अपेक्षित होते। परंतु आमच्या फासेपारधी समाज आणि ओबीसी समाजापैकी कुणबी समाजाचे हे जे काही अतिक्रमणधारक लोक आहेत यांना अंधारा ठेवून सदर जमीन गट नंबर 36 हा सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय यांच्या कार्यालयाच्या जागेसाठी ते प्रस्तावित सध्या केलेले आहे, अजून त्यांना हस्तांतरित केलेली नाही। तर माझं संघटनात्मक पातळीवरती एवढंच म्हणणं आहे, अनुसूचित जमातीपैकी जे फासेपारधी आहेत, ओबीसी पैकी कुणबी समाज आहे, या लोकांच्या पाठीत आणि पोटात खंजीर खुपसून अजाबात तिथं कोणत्या कार्यालयाची निर्मिती झाली नाही पाहिजे। या लोकांच्या जमिनी शाबूत ठेवून इतर ठिकाणी कार्यालय जर करत असतील तर त्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत, परंतु यांच्या जमिनी निष्कासित करून यांच्या जमिनी म्हणजे यांच्या जमिनी निष्कासित करून तेथं कार्यालय उभारणे हे एकदम थोडा आम्हाला माझ्या नजरेत हे सगळं चुकीचं आहे। आज रोजी आमची जमीन मागणीचा जरी अर्थ नसला, परंतु जमीन वाचवण्यासाठी आम्ही या लोकांच्या पाठीमागं संघटनात्मक पातळीवरती संविधानात्मक मार्गाने आमचा हा लढा आहे। त्यामुळं आज मी सन्मान्य जिल्हाधिकारी, त्यानंतर पटवारी, त्यानंतर तहसीलदार, एसडीओ आणि ज्या कार्यालयाने ही जागा झाकलवाडी येथील गट नंबर 136 मधली जी जागा त्यांच्या कार्यालयाकरता मागणी केलेली आहे त्या कार्यालयात जाऊन सुद्धा त्यांना एक निवेदन देणार आहे की फासेपारधी समाजाच्या ताब्यातील जागा, ओबीसी समाजाच्या ताब्यातील जागा, ही जागा यांची उदरनिर्वाहाचं साधन आहे। ही जागा वगळून इतर ठिकाणी कुठेही तुम्ही तुमच्या कार्यालयासाठी जागा मागा। जी काही तुम्ही मोजणी केलेली आहे सदर मोजणीवर आम्ही आक्षेप नोंदवलेला आहे। त्यामुळं आमच्या जमिनी शाबूत राहून, आमच्या फासेपारधी समाजाच्या जमिनी शाबूत राहून तिथे ह्या जमिनी जोपर्यंत शासन निर्णय निर्गमित होणार नाही तोपर्यंत यांच्याच नावावर राहू द्या। याच्यात प्रामुख्याने ग्राम महसूल अधिकारी व्ही.डी. नप्ते यांनी अत्यंत दोन्ही कार्यालयाला अंधारात ठेवून आमच्या फासेपारधी समाज आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली। त्यांनी खरी माहिती प्रशासनाला कळवलेली नाही। दरवर्षी लोक जमीन पेरतात, त्याचं रिपोर्टिंग तहसीलदाराकडे व्ही.डी. नप्ते जे ग्राम महसूल अधिकारी आहेत त्यांनी माहिती दिलेली नाही, त्यांनी सदर माहिती दिलेली नाही। परंतु यावर्षी सन 2024च्या खरीप हंगामात आम्ही स्वतः लेखी त्यांच्याकडे सादर केली, त्याच्या पोचपावत्या आमच्याकडे आहेत। त्या अर्जावर त्यांनी कारवाई करणं गरजेचं होतं, परंतु त्यांनी ती कारवाई केली नाही। म्हणून जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, एसडीओ, सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय या लोकांना अंधारात ठेवण्याचं काम व्ही.डी. नप्ते पटवारी यांनी केलं आणि आमच्या पोटात आणि पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम त्यांनी केलं। त्यामुळं त्यांच्यावरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतर्गत कारवाई व्हावी अशा पद्धतीची सुद्धा मी मागणी कलेक्टरकडे करणार। अब देखते हैं अगली खबर। 5 दिन पहले चौसला पहाड़ी के पास एक आशंकित रूप से जला हुआ शव मिला था। इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि ये शव किसका था। पुलिस के लिए पहचान स्थापित करना बहुत कठिन था, फिर भी स्थानीय अपराध शाखा पुलिस टीम ये तय तक कर पहुंच गई और इस आगजनी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड के पीछे पत्नी ही मुख्य साजिशकर्ता, और ये भी पता चला है कि पूरा हत्याकांड अनैतिक संबंध के चलते हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या को उन छात्रों द्वारा उपयोग करके ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया था जो कानूनी परेशानी में थे और कोचिंग क्लास में जाते थे। मृतक पति का नाम सुयोगनगर लोहारा निवासी शांतनु देशमुख है। इस मामले में पुलिस ने पहले उसकी पत्नी निधि को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में गहन पूछताछ के दौरान उसने पुलिस के सामने इस बेहद निर्मम हत्या का सच उगल दिया। 15 मई को यवतमाल से किटपारा मार्ग पर चौसाला फार्म में एक चरवाहे को एक जला हुआ पुरुष शव मिला। इसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और घटना की जानकारी लोहारा पुलिस तक पहुंच गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के मार्गदर्शन में लोहारा पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची। शव जला हुआ होने से उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन स्थानीय अपराध शाखा में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष मनवार ने खबरी
नेटवर्क और जांच प्रक्रिया के जरिए महज 5 दिनों में इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी को आधार बनाया। हालांकि संबंध में न केवल जिले में बल्कि अन्यत्र भी कोई समर्थन नहीं मिला। जांच प्रक्रिया के पहले चरण में पुलिस ने मृतक शांतनु देशमुख की पत्नी आरोपी निधि को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और अब देखते हैं अगली खबर। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि अब भूमि आवंटन की गणना पात्र 200 रुपए में की जाएगी। इस निर्णय से अब कृषि और भूमि भूखंडों की माप और आवंटन की लागत कम हो जाएगी। केवल 200 एकड़ भूमि का विभाजन गिना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मतगणना शुल्क में भारी कटौती की है। राजस्व मंत्री ने संयुक्त परिवार की भूमि के पंजीकृत आवंटन पत्र एवं नक्शे 200 रुपए शुल्क देकर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली। बावनकुले ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ से बचना है। इससे पहले शेयर गिनने का शुल्क लगभग 1000 रुपए से 4000 रुपए प्रति शेयर लिया जाता था, लेकिन इस ऐसा लागत को बहुत कम कर दिया गया है। अब ये गणना मात्र 200 रुपए में हो जाएगी। इसलिए इस निर्णय से गरीब परिवारों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। और अब देखते हैं अगली खबर। आगामी मॉनसून को देखते हुए चंद्रपुर शहर नगर निगम ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त विपिन पालीवाल ने बताया कि शहर में प्रमुख नालों की सफाई का काम जोरों पर है और अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। इन सभी कार्यों को 10 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। हर साल मानसून के मौसम में शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, इसलिए प्रशासन ने ऐसे संकटों का सामना करने के लिए विशेष तैयारी की। नागरिकों को सुरक्षित रखने तथा उनके सुरक्षित स्थानांतरण या पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए शहर के 15 स्कूलों को अस्थायी आवास के लिए आरक्षित किया गया। इसके अलावा एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी स्थापित की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा की स्थिति में नागरिकों को कोई असुविधा न हो। आयुक्त पालीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम मानसून सीजन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच